हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड पर जब जल को प्रवाहित किया था तो वह उसका रंग बदल जाता है, उसका दूधिया हो जाता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया। क्या? अम्ल और क्षारक की एक दूसरे के साथ क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, उसे ही हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे जब अम्ल और क्षारक जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा और समाप्त करते हैं। तो उस अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? उस अपक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे अपक्रिया क्या है? अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे अम्ल क्या है? एक अम्ल, हमने एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं, और एक क्षारक लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। NaCl यह एक क्या है? लवण है। NaCl एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद क्या निर्माण होता है? जल का निर्माण। जल का H2O, जल का सूत्र होता है H2O होता है। उसके बाद है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। हम जानेंगे कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता का मतलब हो ताकत या शक्ति। शक्ति किस पर निर्भर करती है? जैसे किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, किसी अम्ल और क्षारक की प्रबलता या ताकत, किसी अम्ल और क्षारक की प्रबलता या ताकत उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन, किसमें? H प्लस आयन और OH माइनस OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब अम्ल और क्षारक की हमें ताकत या शक्ति या प्रबलता चेक करनी होती है तो हम उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें जो उत्पन्न होते हैं H प्लस आयन, यदि H प्लस आयन जिससे H प्लस आयन उत्पन्न हो रहे हैं वह क्या है? वह अम्ल होगा, और जिससे OH माइनस उत्पन्न हो रहा है वह क्षारक होगा। जब इसका H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता का मतलब परसेंटेज, कितने परसेंटेज में यह आयन उत्सर्जित हो रहा है या निकल रहा है, उस पर निर्भर करता है। उसके बाद क्या है? अम्ल व क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एक दूसरे की अम्ल और क्षारक की प्रबलता ज्ञात करनी हो तो हमें एक सूचक बनाना होगा जो सार्वत्रिक या सार्वभौमिक हो, जो ऐसा सूचक जो सबके लिए काम करे। ऐसा नहीं सिर्फ एक दो तत्व के लिए काम करे और बाकी के लिए काम न करे। वह सूचक होना चाहिए जो 100% सही हो और सभी तत्व या सभी पदार्थों पर वह समान रूप से लागू भी हो। उसे हम सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक किसे कहते हैं? यह ऐसा सूचक जो सभी तत्वों के लिए एक जैसा व्यवहार करे या सभी पदार्थों के लिए एक जैसा व्यवहार करे। जैसे थर्मामीटर हो गया, वह किसी भी व्यक्ति का ताप मापना हो तो वह सबका ही ताप मापता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, महिला हो, औरत हो। किसी का भी यदि ताप नापना हो तो थर्मामीटर सबका तापमान नापता है या मापता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर एक सार्वभौमिक सूचक है, क्योंकि
वह तापमान को प्रदर्शित करता है या तापमान को बताता है कि किसके शरीर का तापमान कितना है। सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचक का मिश्रण होता है। जैसे कई सूचक मिलकर सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक का निर्माण करते हैं। सूचक किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता, क्या विलयन की में सार्वभौमिक सूचक विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता, मतलब H+ आयन की अलग अलग सांद्रता पर pH मान बताते हैं या pH मान प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग क्या, अलग अलग सांद्रता पर pH मान बताते हैं या pH मान प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि किसी भी तत्व का, यदि किसी भी पदार्थ का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा। किसी भी पदार्थ का यदि pH मान कितना है, 7 है, तो वह कितना हो, क्या होगा, वह उदासीन पदार्थ होगा। ना ही वह अम्ल होगा, ना ही क्षार होगा। उसी तरह pH, यदि pH का मान 7 से अधिक है, यदि pH का मान 7 से अधिक है तो pH हमेशा क्षारीय होगा। तो उसका यदि pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय पदार्थ होगा। यदि किसी भी पदार्थ का या किसी तत्व का यदि pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। जैसे आदमी के खून का pH मान, आदमी के खून का pH मान होता है 7.8, वह भी एक क्षारीय है या क्षारक है। तीसरा है pH मान यदि 7 से कम हो। यदि pH मान 7 से कम होता है तो यदि pH मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है या अम्लीय कहलाता है। यदि 7 से कम होगा तो वह अम्लीय कहलाएगा। जितने भी अम्ल हैं सबका pH मान 7 से कम होता है और क्षारक जितने होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होता है। जैसे नींबू हो गया, इसका भी pH मान 7 से कम होता है। आम हो गया, इमली हो गया, जितने भी अम्ल हैं उन सब का pH मान 7 से कम होगा। उसके बाद है दैनिक जीवन में pH का महत्व, क्या कि हमारे जीवन में pH मान का क्या क्या महत्व है उसको यहाँ पे बताया गया है। हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच होता है। यदि इतना नहीं होगा तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति का pH मान शरीर का 7 से 7.8 होगा। कितना होगा, 7 से 7.8 के बीच होगा उसका pH मान। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, 5.6 से यदि कम हो जाए। यदि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह जैसे बारिश हो रही है, यदि उस बारिश का pH मान 5.6 से 5.6 से यदि कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय हो जाती है। यदि अम्लीय वर्षा होती है तो वह घरों पे बुरा प्रभाव डालती है। जैसे ताजमहल का रंग पहले बहुत सफेद हुआ करता था, एकदम दूध की तरह चमकता था, लेकिन आज वहां पे अम्लीय वर्षा की वजह से उसके रंग में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पीलापन आ रहा है। वह अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है वह अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण पत्थरों में दरारें आ जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर फट जाते हैं। अम्लीय वर्षा का ये महत्व होता है या अम्लीय वर्षा से ये सब का कार्य होता है। नंबर 3 क्या है, मधुमक्खी अपने डंक में अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी अपने डंक में अम्ल छोड़ता है जिससे हमारे शरीर में जलन व दर्द होता है। क्या होता है, जलन और दर्द। जैसे यदि मधुमक्खी आपको काटती है तो वह फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल आपके शरीर में छोड़ देती है। जब वह अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करता है
तो वह बहुत दर्द करता है और जलन पैदा करता है, जलन पैदा करता है। इसलिए जब मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से दर्द होता है और वहां पे सूजन आ जाता है, क्योंकि शरीर बॉडी उस अम्ल को एकाएक एडॉप्ट या ग्रहण नहीं कर पाती है। नंबर 4 क्या है? अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यदि हमें अच्छी फसल पैदा करना है तो उसके लिए एक विशिष्ट पीएच होती है, एक निश्चित पीएच मान होता है। यदि उस मिट्टी का पीएच मान उससे कम या ज्यादा है तो हमारा फसल उतनी अच्छा नहीं होगा जितना यदि पीएच मान अच्छा है। जिस मिट्टी के हिसाब से हर मिट्टी के लिए अलग अलग पीएच मान होता है। जिस मिट्टी के लिए जिस पीएच मान निर्धारित गया है जो पीएच मान, यदि उस मिट्टी का पीएच मान उतना रहेगा तो फसल बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही लाभकारी होगी। उसके बाद क्या है? 5वां, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर। यदि हमारे मुंह में पीएच मान होता है, यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। क्षय का मतलब होता है हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं या उसके धीरे धीरे कट के थोड़े ऊपरी पर कटने लगते हैं या घिसने लगते हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का बहुत ज्यादा महत्व है। ये सब पीएच के महत्व ही थे। लवण जानेंगे किसे कहते हैं। लवण जब अम्ल और क्षारक एक साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, लवण और जल बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अम्ल प्लस क्षारक बराबर क्या बना है? लवण और जल बनते हैं। जैसे अम्ल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं और क्षारक में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। उसके बाद दोनों अक्रिया करते हैं तो उस अक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है? NaCl सोडियम क्लोराइड और जल H2O बनता है। लवणों से रसायनों का निर्माण, लवणों का प्रयोग करके कौन कौन से रासायनिक का निर्माण किया जाता है हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण लवणों से ही होता है। विरंजक चूड़ या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूड़ को ही हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। NaH, इसका बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। धोने का सोडा, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 धोने का सोडा। 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। नंबर 1 क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जब NaOH के जलीय विलयन में, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, या वियोजित होने का मतलब है टूट जाता है या अलग हो जाता है। NaOH टूट जाता है या अलग हो जाता है। यदि वियोजित होकर क्या NaOH उत्पन्न करता है या NaOH बनाता भी है। NaOH उत्पन्न करता है या बनाता है। जैसे NaCl प्लस 2H2O। NaCl और H2O में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह वियोजित होकर
क्योंकि यह दो अभिकारक हैं, यह वियोजित होकर तीन उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे NaOH Cl2 प्लस H2। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनोड का मतलब होता है माइनस, जिसपे माइनस का चिन्ह होता है, जिस क्षण पे माइनस का चिन्ह होता है उन्हें हम एनोड कहते हैं। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? Cl2 गैस। एनोड पे क्या प्राप्त होता है? Cl2 गैस या क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या प्राप्त होता है? कैथोड पे प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। और अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या हैं? Cl2, क्लोरीन से जल की स्वच्छता होती है। और H2, जो क्लोरीन गैस निकलता है, क्लोरीन से ही जल की स्वच्छता की जाती है, साफ सफाई की जाती है। और हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में काम आता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में NaOH का प्रयोग ग्रीज हटाने के लिए। जब साइकिलों में जंग लग जाते हैं, इसमें पानी लग जाता है, तो हम उस पर ग्रीज, उसे ही ग्रीज कहा जाता है, उसको हटाने के लिए हम NaOH का प्रयोग करते हैं। साबुन व कागज बनाने के लिए, जब हम साबुन या साबुन का निर्माण करते हैं तो उसमें NaOH का प्रयोग जरूरी होता है, तो उसमें NaOH का प्रयोग किया जाता है। और कागज बनाने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? कागज बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। और साबुन बनाने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। और ग्रीज हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए? ग्रीज हटाने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? क्या निर्माण? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण बुझे हुए चूने पर। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन Cl से प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या और चिन्ह क्या होता है? Cl होता है। की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, क्लोरीन गैस, जब एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं? एक और बनाते हैं, जल बनाते हैं। जब CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 मिलकर ब्लीचिंग पाउडर और जल बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र के उद्योग में, सूती या लीलेन वस्त्र को वस्त्रों के उद्योग में। और सूती सूती व लीलेन के वस्त्र को साफ करने के लिए। सूती जितने भी वस्त्र होते हैं और लीलेन के वस्त्र होते हैं, सूती से ही मिलता जुलता होता है जो लीलेन होता है, उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। मज्जा का मतलब होता है बुरादा। क्या? मज्जा का मतलब होता है बुरादा। और कागज की फैक्ट्री, जब हम कागज की फैक्ट्री में कागज का निर्माण करते हैं तो लकड़ी के बुरादे के रूप के लिए विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। लकड़ी के बुरादे के रूप में विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। तीसरा है पीने के पानी को रोगाणु नाशक के रूप में। जो पानी पीते हैं हम लोग, जो पानी पीते हैं, यदि उसमें क्लोरीन या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाए तो वह पानी पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है या शुद्ध हो जाता है। इससे पानी पीने लायक हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी पीने लायक हो जाता है। और उस पानी में जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं या जीवाणु होते हैं जो खतरनाक, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, वो उनका नष्ट हो जाते हैं
और वो डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम एक और नाम से जानते हैं खाने का सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaOH CO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक है, यह एक दुर्बल असंक्षारक है क्योंकि यह बहुत ही कमजोर होता है। और बेकिंग सोडा किससे प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया। जब इतने सभी तत्व आपस में क्रिया करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यदि बेकिंग पाउडर बनाना है तो उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाना आवश्यक होता है, नहीं तो उससे नहीं बनेगा। बेकिंग पाउडर के द्वारा ही जब हम पावरोटी बनाते हैं या ब्रेड बनता है तो उसमें भी खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है, या घर में जब ठोकवा बनता है तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, उसका प्रयोग घर में जब ठोकवा बनता है तो उसमें भी किया जाता है। और दूसरा है अग्निशामक के इस्तेमाल में। बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक जो आग बुझाते हैं उन्हें हम अग्निशामक कहा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है धावन सोडा या धोने का सोडा। धोने का सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ये सब आप सबको याद करना होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह हमेशा कहीं कहीं आपसे जब तक आप पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे, ये सब कहीं कहीं आपको केमिस्ट्री में मिलते रहेंगे। धोने का सोडा, यह सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह सोडियम कार्बोनेट को हम जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के साथ अपक्रिया, क्रिस्टल का मतलब होता है जल। जब जल ठोस रूप में होता है उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा या धावन सोडा, बेकिंग नहीं, धोने का सोडा या कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। और कास्टिक सोडा का फार्मूला यही होता है Na2CO3 × 10H2O। कितना होता है? Na2CO3 × 10H2O। उपयोग कहाँ प्रयोग होता है? कांच और साबुन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। धोने का सोडा का प्रयोग कांच को साफ करने के लिए और साबुन का निर्माण करने के लिए, ताकि उसमें जो गंदगी रहे कपड़े में उनसे हम साफ किया जा सके, उसमें इसलिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। घरों को साफ सफाई के लिए, जब हम फर्श को साफ सुथरा करने के लिए भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा या धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल में जब मैग्नीशियम, आयरन आदि धातुएं उपस्थित होती हैं तो उन सबको दूर करने के लिए हमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4 इंटू हाफ H2, मतलब आधा जल होता है, H2 होता है। जिसे जिप्सम को ये 373 केल्विन, के का यहाँ अर्थ होता है केल्विन से है। के का मान क्या होता है? के का मान केल्विन होता है।
क्या होता है, के का मान केल्विन होता है। केल्विन का मान शुरू होता है किससे शुरू होता है, केल्विन का मान 273 से शुरू होता है और 373 केल्विन तक होता है। जैसे 1 से 100 सेंटीग्रेड होता है वैसे 273 केल्विन से 373 केल्विन होता है। तो 100 सेंटीग्रेड पर यह अणु त्याग कर देता है। यदि हम जिप्सम को 100 डिग्री तापमान पर 100 डिग्री तापमान पर यदि गर्म करें तो यह जल का अणु त्याग कर देता है। यह अणु का जल नहीं, यह अणु का त्याग कर देता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसे सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यदि सफेद चूर्ण को यदि जल में मिला दें तो पुनः जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। यदि सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर, यदि जिप्सम के सफेद चूर्ण को यदि हम किसमें मिला दें, जल में मिला दें, तो जिप्सम का निर्माण पुनः हो जाता है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, नंबर 1 टूटी हुई हड्डी को टूटी हुई हड्डी को अपनी जगह स्थिति करने के लिए। जैसे बहुत से गांव में देखते हैं जिनका हाथ टूट जाता है, उनके ऊपर सफेद पट्टी के ऊपर एक लेप किया जाता है। वही लेप क्या कहलाता है, जिप्सम होता है, ताकि वह जहां रहता है वह उस हड्डी को आरी इधर उधर खिसकने नहीं देता है, वह वहीं पर स्थित कर देता है, वहीं पे जाम करने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा है खिलौने के सजावट के सामान बनाने के लिए। जिप्सम के द्वारा खिलौना या सजावट का सामान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने या सजावट के सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए। दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, ताकि दीवार एकदम प्लेन हो। बहुत से लोग घर पे अपने पुट्टी लगवाते हैं, वह पुट्टी को ही जिप्सम कहा जाता है। वह जिप्सम ही होता है जो दीवार को एकदम प्लेन कर देता है और स्मूथ बना देता है, वहां जिप्सम का ही प्रयोग होता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल एक निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के एक सूत्र में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या की जल कितने संख्या में है, उसे ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे CuSO4 × H2O में कितना क्रिस्टलन का जल है, तो 1 H2O है। जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ।